हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डीआरडीओ एमटीएस टीओ रन एग्ज़ाम के लिए। मैंने आपको लास्ट जो अपडेट बताई थी 2 दिन पहले कि आपका एग्ज़ाम बहुत जल्दी होगा। मैंने एक मेल किया था, कई सारे मेल किए थे, एक मेल का रिप्लाई आया था, मैंने आपको रिप्लाई बताया था जिसमें कहा गया था कि आपका जो मोस्ट प्रोबेबल है एग्ज़ाम आपका अक्टूबर या फिर नवंबर में करवा लिया जाएगा टीयर 1 का। और टीयर 1 के बाद आपके पास मैक्सिमम 1.5 से 2 महीने का टाइम होगा टीयर 2 के लिए। यहाँ पे हमने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे पास है। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। इसमें मैथ्स का, रीजनिंग का, करंट अफेयर, जीके सभी क्वेश्चंस मैंने एक पेपर का मैंने कुछ क्वेश्चंस है। और अगर आपकी तैयारी अच्छी है या फिर आप अपनी तैयारी को यहाँ पे चेक कर लो और 20 में से आप 20 सही करके दिखाओ। 20 क्वेश्चन से और 20 सभी क्वेश्चन से आप करेक्ट करके दिखाओ तो मैं जानूँ कि आपकी तैयारी टीयर 1 के लिए और साथ में टीयर 2 के लिए भी अच्छी चल रही है। जनरल साइंस के भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ना मत। पूरे आप 20 क्वेश्चंस देखो और कमेंट सभी को करना है। सभी लोग कमेंट करके बताना कि आपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं। देखो, आपको पता है कि हर साल लाखों लोग एग्जाम्स देते हैं। सिलेक्शन कितने का होता है? 1000, 1500, 2000, 4000, 5000, इतने का ही सिलेक्शन होता है। कभी भी आप लोग एग्ज़ाम डेट को लेकर के इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट मत हुआ करो, क्योंकि हम सभी को पता है कि हम लोग कुछ कर नहीं सकते उसमें। तो इससे अच्छा है कि हम अपने प्रिपरेशन को और अच्छा करें, जितना अच्छा कर सकते हैं। कुछ अदर वैकेंसीज अगर आते हैं तो उनके भी फॉर्म अप्लाई करते रहें, उनके भी एग्जाम्स देते रहें। जब इसका एग्जाम्स होगा तो इसके भी एग्जाम्स हम दे लेंगे। अपने तरफ से जो एफर्ट कर सकते थे हम लोगों ने किया। मैंने बहुत बार मेल किया, आप सभी से भी रिक्वेस्ट किया था, मैंने मैटर भी आप सभी को दिया था, सिर्फ आपको कॉपी और पेस्ट करना था। तो वो सारी चीज़ें हम लोग की चलती रहती है पैरेलल में। बट हम लोग ऐसा नहीं कि अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके बस एग्जाम डेट कब आएगा उसको लेकर के परेशान हो जाए। उसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते नहीं। इससे अच्छा है कि हम लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहें। हमारे पास जो टाइम अभी है, अगर आप चाहोगे कि मैं 1 साल की पढ़ाई 2 महीने में पढ़ के ख़त्म कर दूँ तो हमारा जो दिमाग है उसकी भी कैपेसिटी होती है माइंड की, ठीक है? तो उसी के हिसाब से वो चीज़ों को एक्सेप्ट करता है। ओके, स्टार्ट करते हैं। और सब मिला करके 10 मिनट का मैं टाइम दूंगा आपको, 10 मिनट से भी कम का टाइम दूंगा। इसमें आपको ये सारे क्वेश्चंस 20 में 20 क्वेश्चंस करके दिखाने हैं। जब मैं आपको क्वेश्चंस का आंसर बता रहा हूँ तो आप सभी से रिक्वेस्ट के पहले आप लोग खुद आंसर करो, ओके? उसके बाद आप फिर मेरा आंसर देखो। मैथ्स रीजनिंग है, पहले आप खुद सॉल्यूशन करो, वीडियो को पॉज कर लो आप, फिर आप देखो मेरा यहाँ पे कि मैंने कितना आंसर बताया, कैसे किया, क्या करेक्ट, उसका आंसर आप चेक कर लो, वेरीफाई करते जाओ साथ साथ। और कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हैं। जिसको भी 20 में 20 क्वेश्चन सही होंगे, मैं आप सभी के एक नाम, एक लिस्ट बनाऊंगा और ग्रुप में मैं शेयर करूंगा। बाकी लोग भी मोटिवेट हुए। और प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो का पूरा एंड तक जरूर देखना। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे आप, हिंदी वाले देख लो आप। वसंत विषु, और इंग्लिश में देखो आप यहाँ पे वर्नल इक्विनोक्स टेक्स प्लेस ऑन। वसंत विषु या फिर वर्नल इक्विनोक्स कब होता है, किस डेट को होता है, आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास है: 22 दिसंबर, 23 सितंबर, 21 मार्च, 18 जून, 22 दिसंबर, 23 सितंबर, 21 मार्च एंड 18 जून। करेक्ट आंसर बताना है। सबसे पहले आप लोग करेक्ट आंसर खुद चेक करो, ओके? ठीक है, अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 मार्च, 21 मार्च। देखो, वसंत विषु बोला जाए या फिर ग्रीष्म विषु बोला जाए, एक ही बात होता है। 21 मार्च को होता है। और शरद विषु बोला जाए तो 23 सितंबर को होता है। 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है और 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा डेज होता है, ओके? तो ये 2-3 क्वेश्चन इसमें और इंक्लूडेड है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर लॉन्गिट्यूड, ओके? ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। भारत का जो टाइम है वो कितना है, 82.5 डिग्री, 5.5 घंटे आगे है ग्रीनविच मीन टाइम 0 डिग्री से। सेकंड क्वेश्चन देखो आप यहाँ पे इसके बाद, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? द खेतड़ी प्रोजेक्ट इन राजस्थान इज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्युमिनियम, कॉपर या फिर तांबा, जिंक या जस्ता, स्टील या इस्पात। चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर है, पहले आप आंसर करो, उसके बाद मैं बता रहा हूँ, ओके? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, तांबा, कॉपर। देखो, एक जो जेवर की खान है वहाँ पे, वो किसके लिए है? सिल्वर के लिए, चांदी के लिए, राजस्थान में ही। और ये देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन से इनकी इंपॉर्टेंस है। तो ये क्वेश्चंस अभी भी पूछे जाते हैं, इनके इंपॉर्टेंस उतने ही, आने के चांसेस उतने ही होते हैं क्वेश्चंस के, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप इधर इस तरफ, तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, एक तरफ जो है कुछ समाज दिया गया है, कुछ मिशन दिया गया है, और दूसरी तरफ किसने उसकी स्थापना करी है, किसने उसको स्टेबलाइज किया है, उनके नाम दिए गए हैं। आपको यहाँ पे मैच करना है।
थोड़ा सा मैं इसको छोटा करता हूँ, आप यहाँ पे ऑप्शन भी देख सको। ओके, देखो यहाँ पे ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना किसने किसने की थी? 1828 1828 में राजा राम मोहन रॉय। रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज, दयानंद सरस्वती। सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा राव फुले। ठीक है, थोड़ा सा ये स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पर है, ज्योतिबा राव फुले होना चाहिए था, पर ज्योतिराव फुले लिखा है, तो वही मतलब होगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो ए का हो गया थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकेंड एंड डी का 5। बी का फर्स्ट, सी का ये वाला आपका बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने भी करेक्ट आंसर कर लिया होगा आई होप। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था, यानी किसको बनाया गया था अध्यक्ष? अध्यक्ष मतलब प्रेसिडेंट। ओके, तो 1938 में पहले हरिपुरा वाला सम्मेलन हुआ था, उसमें अध्यक्ष बने थे आईएनसी के सुभाष चंद्र बोस। दूसरी बार फिर से चुना गया था उनको त्रिपुरी में, ये त्रिपुरी मध्य प्रदेश में पड़ता है। वहाँ पे गांधी जी सहमत नहीं थे, उसके बाद फिर वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी ने रिजाइन कर दिया था। और आफ्टर दैट किसको बनाया गया था अध्यक्ष? व्हेन सुभाष चंद्र बोस रिजाइंड फ्रॉम द प्रेसिडेंटशिप ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस द सीट वाज ऑफर टू, ये 1939 की बात है। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी और 1943 में उनको मिल गया था आईएनए की कमांड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी वाला सेकेंड वाला। आप लोग वीडियो को पॉज करके करेक्ट आंसर करने के बाद ही आप यहाँ पे आंसर देखना, ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे आंसर देख के फिर आप, उसका मतलब नहीं होगा। आप अपने को चेक करिए कितनी आपकी तैयारी हो चुकी है, कितना आपको तैयारी करना है, कितना आपने अभी तक तैयारी किया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो आप, करो या मरो का नारा किसने दिया था? हु गेव द स्लोगन डू आर डाई? 4 ऑप्शन है, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो 8 अगस्त 1942 बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। ओके, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी जी ने, और उसी आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ए फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, पन बिजली परियोजना है, जिसका नाम है सलाल, और पूछा गया है कि किस रिवर पे ये है। सभी लोग करेक्ट आंसर करना। तो सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर है? द सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड अक्रॉस द रिवर। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर की एक रिवर है चिनाब, चिनाब। ओके, चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास, कैसे है नाम आप सभी लोग बताएं? चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास, फिर सतलज है, ऐसे करके। ठीक है, और सिंधु नदी आपकी बिल्कुल ऊपर से ऐसे चली जाती है, फिर जाके कुछ नदियाँ पाकिस्तान में मिलती हैं, कुछ नदियाँ आपकी हर के जो पंजाब वहाँ पे आके मिलती हैं, सतलज के साथ है। कौन सी नदी मिलती है आकर के, रावी या ब्यास? आप लोग कमेंट करके बताएं। ओके, तो यहाँ पे बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। 7 देखो आप, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहले देखो जब क्लाइव आया था तो वो पहला गवर्नर था, गवर्नर जनरल नहीं था, गवर्नर था। उसके बाद फिर आप सभी को पता होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773। उसके बाद फिर जो बंगाल के गवर्नर थे वो बन गए बंगाल के गवर्नर जनरल। ओके, और उस समय वारेन हेस्टिंग्स थे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? विलियम बेंटिक। ओके, पहले वायसराय और लास्ट गवर्नर जनरल कौन है भारत के? कनिंग, लॉर्ड कनिंग। ओके, ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल पता होना चाहिए अच्छे से, बहुत इजी क्वेश्चन है। होम रूल लीग हो गया, जितने भी मूवमेंट हो चुके हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, हिस्ट्री का जो पार्ट है। ठीक है, तो ये जो सेशन मैं आज चला रहा हूँ, ये सेशन आपको मैं डेली प्रोवाइड कराऊंगा, डेली 20-20 क्वेश्चन ही लेकर के आऊँगा, ज़्यादा नहीं, ताकि 15 मिनट में अराउंड ये क्वेश्चन फिनिश हो जाए। डेली आप करो इसको,
और कोशिश करेंगे अगर आप एक दिन में 2 लेक्चर हो जाए, 2 लेक्चर मैं करूँगा, लेकिन आप करो, डेली पूरा करो। और वीडियो को सभी लोग लाइक कर देना, सभी लोग, और आप वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कर देना फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में। ओके, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, चरक संहिता। चरक संहिता इज अ वर्क ऑन, संबंधित है, किससे संबंधित है चरक संहिता? सुश्रुत, चिकित्सा से, मेडिसिन से। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया ये, इसका करेक्ट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 9 देखो आप, 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुआ? 2 होम रूल लीग्स वर स्टार्टेड इन 1915-16 अंडर द लीडरशिप ऑफ। तो एक हुआ था आपका अप्रैल में, तिलक जी ने शुरू किया था, जो कि नॉर्थ ईस्ट में बम्बई ये सब एरिया लेते हुए, जो बम्बई प्रेसिडेंसी थी, और एक मद्रास प्रेसिडेंसी और साउथ का जो एरिया था वहाँ पे एनी बेसेंट थी, जिन्होंने सितंबर में स्टार्ट किया था होम रूल लीग। ये दोनों होम रूल लीग आपके 1916 में स्टार्ट हुए थे। तो तिलक और एनी बेसेंट, सी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर, एनी बेसेंट एंड लोकमान्य तिलक। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग रूल्स रूल्ड इन इंडिया? यानी सबसे पहले कौन आया था, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, ये होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या क्रम, काल क्रम, क्रमानुसार। सभी लोग बताएं फटाफट। ये गुलाम वंश, ओके, जो गुलाम डायनेस्टी थी, सबसे पहले ये इल्तुतमिश हो जाएगा। उसके बाद फिर खिलजी वंश आया था, खिलजी डायनेस्टी आया था, खिलजी उसके बाद आ जाएगा। फिर 1540 से 1545 तक शेरशाह सूरी, ये आ जाएगा तीसरे नंबर पे। फिर 1556 से 1605 तक अकबर आ जाएगा। ठीक है, तो 4, 3rd, 1st एंड 2nd, डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, डी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी लोगों ने करेक्ट आंसर कर लिए होंगे। यहाँ तक जो है 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 11 देखो आप, निम्न में से कौन संत शिवाजी के समकालीन थे? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंट्स वाज कंटेम्पोररी ऑफ शिवाजी? शिवाजी के समय कौन संत इसमें से उनके समकालीन थे? अच्छा, शिवाजी का काल कब तक था, कोई बता सकता है कब तक था? 1600 समथिंग से लेकर के 1674 तक थे वो, 1674 तक। ठीक है, तो उस समय अगर देखेंगे आप यहाँ पे, तो संत तुकाराम जी थे यहाँ पे। ओके, बाकी लोग थोड़ा सा आगे पीछे हैं, उनके समकालीन नहीं है, उनके कंटेम्प्रेरी नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा तुकाराम। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखो आप, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? बहुत ही फेमस हैं और कांग्रेस के 3 बार प्रेसिडेंट बने थे। इसके अलावा ड्रेन थ्योरी इन्होंने दी थी, धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था इन्होंने। ओके, इनका नाम है क्या? Who among the following is known as the Grand Old Man of India? दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। अच्छा, एक इनकी रचना का नाम है, वो आप लोग कमेंट करिए, जो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया कैसे करके नहीं उनकी, तो उसे आप लोग कमेंट करके बताएं करेक्ट क्या है उसका नाम। और इन्होंने कुछ मैगजीन्स, कुछ पत्रिकाएं भी प्रकाशित की थी, उसके नाम क्या है? ओके, तो यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसके बाद देखो आप, क्वेश्चन नंबर 14 आज के सेशन का, अभी 6 क्वेश्चन और बचे हैं। इसके बाद, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? डेथ ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707, ठीक है, और 1658 और 1659। इसका 2 बार हुआ था राज्याभिषेक। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, 2 बार हुआ था औरंगजेब का। बाकी कमेंसमेंट ऑफ द मुस्लिम एरा, ये भी करेक्ट है। कलिंगा वार 261 BC में हुआ था, ये भी सही है। इसके बाद जो शक संवत है AD 78 में। विक्रमी संवत की शुरुआत कब हुई थी, कोई बता सकता है? 57 BC में विक्रमी संवत, ठीक है, विक्रमी एरा की शुरुआत कब हुई थी? 57। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि विक्रमी संवत और शक संवत के बीच में कितने का अंतर होता है, तो 135 ईयर्स। ये भी आप जानते रहिए। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं। 15 क्वेश्चन देखो यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 15, 15वां क्वेश्चन आज के सेशन का।
केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है निम्न में से? विच एमंग द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप? सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है भारत का, बहुत कम आबादी भी यहाँ की है, 32 स्क्वायर किलोमीटर्स ओनली यहाँ पे जो टोटल यहाँ का एरिया है, क्षेत्रफल है। केरल के सबसे पास में पड़ता है। तो यहाँ की क्या है आधिकारिक भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज? मलयालम, जो कि केरल की भी ऑफिशियल भाषा मलयालम है। अब जल्दी से आप लोग डंकन पास, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल के बारे में बताएं। ओके, कमेंट करके बताएं आप लोग जल्दी जल्दी। डंकन पास ग्रेट अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में 45 किलोमीटर का एक जल निकासी, बीच में जल का क्षेत्र है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ओके, इसके बाद 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। ओके, ये सभी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, 16वां क्वेश्चन आज के सेशन का। भारत के संविधान के अनुसार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर देखते हैं कितने लोग करेक्ट करते हैं। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोकसभा? ये करंट का पूछा गया, वर्तमान का, पहले का नहीं मतलब है। पहले कितने होते थे? 552, वर्तमान में कितने हैं? तो अभी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें इंडो आंग्ल जो पहले मेंबर्स होते थे उसको हटा दिया गया है। स्टेट्स में से भी, विधानसभा के लिए, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए और लोकसभा से भी ये हटा दिया गया है। इनका जो प्रतिनिधित्व है, इनका जो रिप्रेजेंटेशन था पहले, उसको हटा दिया गया है। तो 2 इसमें थे जिसको राष्ट्रपति प्रेसिडेंट यहाँ पे नामांकित करते थे, तो अब फिलहाल में हटा दिया गया है। तो अब कितनी संख्या है? 550। वर्तमान में कितनी एग्जिस्ट कर रहे हैं? 543। सभी लोग कमेंट करके बताएं तो कितने लोगों ने करेक्ट किया इसका आंसर। और ओवरऑल टोटल आप 20 क्वेश्चंस बताना आप कितने आपने करेक्ट किए हैं। तो यहाँ तक हो गया आपका 16 क्वेश्चन यहाँ तक हो गया है। 17वां क्वेश्चन देखो आप। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क, इसका फुल फॉर्म बताएं। साउथ एशियन, आगे का आप बताएं। तो सार्क में कौन कौन से देश आते हैं? अफगानिस्तान जो कि 8वां देश शामिल हुआ था, पाकिस्तान हो गया, भारत तीसरा, नेपाल चौथा, भूटान 5वां, बांग्लादेश 6ठा, श्रीलंका 7वां, मालदीव 8वां। तो इसमें म्यांमार शामिल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क? द करेक्ट आंसर इज म्यांमार। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 हो गया यहाँ तक। 18 देखो आप। नोबल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई, हु वाज द फर्स्ट एशियन विनर ऑफ नोबल प्राइज? 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को इनकी जो रचना थी गीतांजलि के लिए। क्वेश्चन तो आसान था बट आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखो आप। निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस अजंता एलोरा कैव्स और सिचुएटेड? 4 ऑप्शन यहाँ पे हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, या इसको संभाजी नगर भी कहते हैं, औरंगाबाद जिले में। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर। ओणम या ओणम इज द कल्चरल फेस्टिवल ऑफ विच इंडियन स्टेट या यूटी? ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? साउथ वाले जितने भी होंगे आप लोग बिल्कुल अच्छे से जानते होंगे। कौन सा होगा? केरल, कथकली, और यहाँ का कौन सा लोक नृत्य है? भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी, यक्षगान, कथक, ये सभी आपको पता होना चाहिए। ओडिसी, मणिपुरी, ये सब कहाँ के लोक नृत्य हैं, बिल्कुल आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जितने भी देखिए आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट है ना, कला एंड संस्कृति वाला पार्ट है, आपको उसके 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लो आप आज के सेशन का। बहुत ईजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज क्लोजेस्ट टू द सन? कौन सा है? मरकरी, बुध। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। ठीक है, इसके अलावा एक जो क्वेश्चन आता है ना कि इंटरनल जो ग्रह होते हैं, आंतरिक ग्रह होते हैं या पृथ्वी के जैसे लाइक जैसे ग्रह होते हैं, शुरू के होते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और जो आउटर जिसको बोलते हैं यहाँ पे जो जुपिटर, बृहस्पति के जैसे होते हैं। ओके,
या फिर जो अर्थ के जैसे होते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल भी बोलते हैं इंग्लिश में, और जो जुपिटर के जैसे होते हैं लास्ट वाले जो 4 होते हैं शनि, बृहस्पति, अरुण, वरुण, सैटर्न, जुपिटर, ठीक है, यूरेनस, ये सभी आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा जो बेसिक बिल्कुल कॉन्सेप्ट है। एक क्वेश्चन यहाँ पे और आप ऐड कर लो, और इसे मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट करके बताना। 1949 में और किस दिन हिंदी दिवस को जो है राष्ट्रीय या राजभाषा के रूप में वहाँ पे स्वीकार किया गया था? हालांकि फाइनली अंगीकृत किया गया था 14 दिसंबर 1949 को, लेकिन मान्यता कब मिल गई थी? तो आपको ये बताना है किस तारीख को, और यह मैंने ईयर यहाँ पे लिख दिया है, तो आपको बताना है चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर है।